से दोस्त, मैं एक शराबी हूँ। आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। मुझे टॉपिक दिया गया है संयम या समर्पण। मैं ये शेयर करूँगा कि समर्पण ये वर्ड दो तरह से, एक मतलब सरेंडर और दूसरा मतलब जो हम लोग कहते हैं कि उच्च शक्ति को मेरी जो इच्छा है, जीवन है, वो समर्पित कर देना है। ये दोनों तरह से ये वर्ड लागू है। पर मैं बेसिकली बहुत इगोइस्ट आदमी हूँ, तो इसलिए मुझे समर्पण कर देना ये कभी समझ में नहीं आया। आज प्रोग्राम पे रहने की रोज की कोशिश की वजह से थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि अभी पॉसिबल हो रहा है। थोड़ा मतलब ये हम्बली कहने के लिए, नम्रता से कहने के लिए, पूरी तरह से अगर बताऊं मेरे लाइफ के बारे में, तो आज 60-70% टाइम्स मुझे होता है समर्पण करना, उच्च शक्ति की इच्छा जान के अपना जीवन व्यतीत करना। ये मुझे होता है। पर आज भी 25-30% मेरे जिंदगी में ऐसे होता है कि मैं अपनी ही चलाता हूँ। मैं चीज़ों पे नियंत्रण करने की कोशिश करता हूँ, और फिर उसमें हर एक बार नहीं कहूँगा, पर कोई कोई बार मार खाता हूँ, तभी ध्यान में आता है कि प्रोग्राम क्या कहता है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मैं अपनी चलाता हूँ तभी हर एक बार मार नहीं खाता। तो हर एक बार मार नहीं खाता तो वो मेरा ईगो बूस्ट करता है। वो चीज़ जो है, अगर मैं एक बार अपनी चलाऊं और काम हो जाए और सही हो जाए, तो ऐसे लगता है कि मैं कर पाऊंगा ना, इसमें क्या बड़ी बात है। तो जैसे जैसे मेरा ईगो फिर से बढ़ने लगता है, तो धीरे 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 हर एक चीज़ मैं ये सोचने लगता हूँ मैं कर पाऊंगा, और फिर से अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से मैं चलने की कोशिश करता हूँ, और मार फिर ज़्यादा खाने लगता हूँ। पर ये नहीं होना चाहिए। ये शुरुआती दिनों में जब भी मैं स्पॉन्सर से प्रोग्राम समझ रहा था तभी बहुत बार होता था, पर बाद में जब ये ध्यान में आने लगा, तो जब भी मैं डेली इन्वेंट्री लेता हूँ तभी मैं ये देखता हूँ कि अब मैंने अपनी कभी कहाँ पर चलाई है, और चाहे उससे काम हो भी गया है चाहे नहीं हुआ है, दोनों चीज़ें मुझे देखनी है कि अगर मेरा काम हो भी गया है तो भी मैंने अपनी नहीं चलानी है। ये मैं खुद को ध्यान में लाके देता हूँ, और यही चीज़ ने अपनी चलाना, यही चीज़ ने मुझे शराब के बारे में बहुत बहुत मेरी धुलाई कर दी। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस से मेरी पहचान बहुत शुरुआती दिनों में हुई थी, जब भी मैं जिसे सोशल ड्रिंकिंग कहा जाता है, कि महीने में एक आध दो बार, मैक्सिमम 3 बार मैं शराब पीता था, वो भी 2 पैग मैं शराब पीता था। और मेरी तभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस से पहचान हुई थी। तो मैं जानता था कि शराबी ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जाना है, वहाँ पर उसकी शराब रुक जाती है, तभी तो मैं छूट जाती है ये सोचता था। आज भी समाज में बहुत लोग छूट जाती है यही बोलते हैं, हमारे कुछ ए मेंबर भी छूट जाती है ऐसे बोलते हैं, तो रुक जाती है, ये मुझे मालूम नहीं था। तभी मैं ए मेंबर नहीं था, तो मैं सिर्फ जानता था ए मेंबर्स को और ए को, तो शराब छूट जाती है यहाँ पर, ये मुझे मालूम था। मैंने कई मेरे पहचान के शराबियों को भी, मेरा एक रिश्तेदार भी है, उसको मैं ए मीटिंग में लेके गया, क्योंकि वो एकदम रॉक बॉटम केस हो गया था। पर मैं अपनी शराब पीने की तरफ देख नहीं रहा था। पर मुझे लगता है काफ़ी पहले मुझे ध्यान में आया, जब भी शराब का मेरा कंट्रोल जाना, जिसको बोलते हैं कि शराब नियंत्रण में पीना, या शराब में कितनी बार पीता हूँ। शराब का नियंत्रण क्या है कि कितनी बार पीता हूँ, हफ्ते में एक बार पीने लगता हूँ तो कितनी पीता हूँ, ये 2 चीज़ें ज़्यादा करके मायने रखती है। कि मैं हफ्ते में कितनी बार पीता हूँ, तो मैं हफ्ते में एक बार भी नहीं पीता था पहले। मैंने जैसे कहा, महीने में 2 या 3 बार, कभी 2 बार हुआ तो हफ्ते में एक बार भी नहीं पीता था मैं। 15 दिन में एक बार पीता था, वो मेरा हफ्ते में एक बार शुरू हो गया। हफ्ते में एक बार जब भी शुरू हो गया, तब भी मेरे ध्यान में आया कि नहीं करना है, और मैंने इसके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश की। तो संयमित मैंने जीने की कोशिश की कि ये नहीं करना है। हमने डिसाइड किया है कि महीने में 2 बार पीने का, 2 पैग ही पीने का। तो और मेन मतलब बातें करने के लिए, मज़ा लेने के लिए, माहौल का जाना है। तो शराब ये
मोटिव नहीं है। मोटिव है माहौल का मजा लेना, दोस्तों से बातें करना, अच्छा अच्छा जो होटल में खाने को मिलता है वो खाना, और साथ में शराब पीना। धीरे धीरे शराब पीने के लिए जाना और फिर माहौल का मजा लेना और फिर बातें करना और फिर एक आध आइटम कुछ खाना, इस पे मेरी जिंदगी कभी चली गई मुझे पता नहीं चला। ये जब भी पता चला तभी फिर से मैंने इसके ऊपर कंट्रोल करना, संयमित रूप से इसको करने की कोशिश शुरू की। तो बिल डब्ल्यू कहते हैं कि जब भी हमें पता चलता है कि जिंदगी, अभी एक शेयर कर रहे थे कि रॉक बॉटम के बारे में, कि पूरा जब भी धुलाई हो जाती है शराबी की, तभी उसको लगता है अभी कुछ करना चाहिए। तभी वो या तो ऐसी हालत में ए में आता है कि पूरी तरह से कंगाल हो गया है जैसे मैं आया था, या हॉस्पिटलाइज हो गया है शराब की वजह से, या घर वाले छोड़ के चले गए, ऐसी हालत में आते हैं। पर बिल डब्ल्यू कहते हैं कि हम लोग शराबी बहुत पहले हो चुके हैं। वो स्टेज पे हम लोग शराबी नहीं है, वो स्टेज पे बहुत बुरी तरह से पिटे हुए शराबी है। शराबी तो बहुत पहले हम लोग हो गए जब भी हमारा शराब के ऊपर से नियंत्रण खत्म हो गया। जैसे कि मैंने जिंदगी में तय किया था कि महीने में एक आध दो बार, वो भी ऐसा माहौल रहे तो, ऐसे दोस्त मिलने वाले रहे तो मैं शराब पीने नहीं जाऊंगा, मैं उनके साथ समय गुजारने जाऊंगा, और तभी शराब उधर रहेगी तो देखेंगे। ऐसा मेरी जो शुरुआत में मेरी सोच थी वो बदल के शराब पीने के लिए जाना है और दोस्तों को इकट्ठा करना है, ऐसा मेरा जो चेंज हो गया वो शुरुआत में तो ठीक है। शुरुआत में मतलब जब भी मैं कॉलेज में था तभी तो वही था कि 31 दिसंबर को या ऐसे मौकों पे दोस्तों को शराब पीने के लिए ही इकट्ठा करना है, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब भी पैसे कमाने लगा और जब भी मैं शराब कभी भी पी सकता था क्योंकि मेरे हाथ में पैसे थे, कॉलेज के टाइम कुछ ना कुछ बहाना बोल के घर वालों से लेने थे, पर जब भी मैं कमाने लगा मेरे हाथ में पैसे थे और ऐसे टाइम पे मैं कभी भी पी सकता था। पर तभी मैंने जो सोचा था उसके बारे में मैं बोल रहा हूं कि कैसे जिंदगी जीना है। और वो जब भी मेरा संयम छूट गया, जब भी मेरा वो संयम छूट गया और मेरी शराब का जो सफ़र है वो 2 पैग महीने में 2 बार से, 2 पैग हफ्ते में 1 बार से, 3 पैग हफ्ते में 1 बार से, 3 पैग कभी 4 पैग हफ्ते में 1 बार से, फिर पैग सिस्टम बार से क्वार्टर सिस्टम बार में, क्योंकि परवड़ता नहीं है। क्वार्टर सिस्टम बार में भी एसी बार में, क्योंकि ये बहाना कि मैं एसी बार में जा रहा हूं तब तो उसमें क्या बड़ी बात है, क्वार्टर मंगाया तो। फिर नॉन एसी क्वार्टर सिस्टम बार में, जब भी ऐसा मेरा होते गया और आखिर में हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा या 2 बार शराब पीना ये होते गया। इसके बीच में मैंने बहुत बार ये चीज़ों को कंट्रोल करके संयमित करने की कोशिश की। ये मेरा पीना संयमित होना चाहिए, कितना पीता हूँ, 2 पैग का 4 पैग 5 पैग हो रहा है तो उसको संयमित करना, हफ्ते में 2 बार नहीं जाना, ये वगैरह वगैरह। वापस क्वार्टर सिस्टम नॉन एसी से एसी या पैग सिस्टम एसी बार में कैसे मैं वापस जा सकता हूँ। पर मैं क्या कर रहा था यही मेरे ध्यान में नहीं कि पहली बात सबसे कि मैं शराब पीने के लिए जाने का प्लान कभी नहीं करूंगा, ये मैंने सोचा था। ये सोच तो कब की निकल गई, ये मेरे ध्यान में नहीं आया। ये तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, प्रोग्राम समझने की कोशिश शुरू की, जब ही ध्यान में आया कि पहला मेरा संयम गया जब भी मैंने शराब पीने के लिए जाना शुरू किया। ना दोस्तों से मिलने के लिए, ना फलाना होटल में बहुत अच्छे कबाब मिलते हैं तो चलो जाते हैं वो कबाब टेस्ट करते हैं, और साथ में अगर दोस्तों का दिल किया तो, पहले ये था कि दोस्तों का दिल किया तो शराब मंगाएंगे, बाद में मेरा दिल शराब पीने का ही था। फिर धीरे धीरे इसकी वजह से दोस्त छूट गए, क्योंकि दोस्तों को पता चलने लगा ये इकट्ठा ही हमको करता है पीने के लिए, तो वो टालने लगे। कुछ दोस्तों की शराब मेरी वजह से बढ़ने लगी, इसलिए उन्होंने मुझे टालना शुरू किया, क्योंकि वो शराबी नहीं थे। कुछ दोस्तों की शराब बढ़ नहीं रही थी, पर सिर्फ आके बार में बैठना और शराब नहीं पीना उनको नहीं हो रहा था करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो ये मेरे साथ होने लगा। पर मैंने आखिर तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अंदाज से बोलना तो 2000
मेरे हिसाब से 2000 साल से ही 1999 या 2000 ये साल से ही मेरा जो शराब के बारे में संयमित जीवन है वो बिगड़ गया था। और मैं आया अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पहली बार 2005 में, मतलब शराबी बोल के आया 2005 में। वो भी इसलिए आया कि पूरी तरह से फाइनेंशियली मैं खत्म हो गया था। घर पे शराब की वजह से झगड़े शुरू हो गए थे और इसलिए मैं 2005 में मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया कि इससे यहाँ पर जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मैं आया शराब का प्रॉब्लम लेके। ये मैं अनफॉर्चुनेटली बोलता हूँ क्योंकि मैं शराब का प्रॉब्लम लेके आया था। मैं ये प्रॉब्लम लेके नहीं आया था कि शराब के सामने मैं हार गया हूँ, मैं शराब को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये प्रॉब्लम लेके आया कि शराब का प्रॉब्लम है, ए में जाते हैं। मन में कंट्रोल का भूत तभी भी सवार था। मैं कंट्रोल के भूत को छोड़ के नहीं, संयम के भूत को, शराब के बारे में संयम के भूत को छोड़ के नहीं आया था। मैं लेके आया था साथ में कि कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, देखते ये लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। अभी ये लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, मैं सोचा था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये लोग कंट्रोल करते हैं और पीते ही नहीं है। तो मुझे ध्यान में नहीं आया कि मैं खुद को फंसा के लाया था कि ये लोग पूरी तरह से बंद करने के लिए कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सीखेंगे और फिर हम लिमिट में पीने का कंट्रोल सीख के इधर से बाहर निकलेंगे। ये मेरे दिमाग में था, ये मुझे ध्यान में नहीं आया, ये मैं अभी बोल रहा हूँ। ये मैं वापस से ए में आया और जब भी मेरा पूरा इन्वेंट्री लिया, जब भी पता चला मेरे बिहेवियर पैटर्न से जो मैंने तभी किया था, जो ए मेंबर्स तभी के आज भी है, वो मुझे बोलते थे मैं क्या क्या करता था ए में। वो महीना भर जो मैंने मीटिंग्स करी उसमें मैं क्या क्या करता था, वो जो बोलते हैं उस पे से मैं अंदाज निकाल रहा हूँ कि ये मैं मन में लेके आया था कि कंट्रोल करेंगे। और धीरे धीरे मेंबर्स का शेयरिंग सुनते गया और ये जो वो अपनी हालत शेयर कर रहे थे, रॉक बॉटम शेयर कर रहे थे, मुझे लगा यार अपन इतना पिट के नहीं आए हैं, अपन इतना नहीं पिट के आए हैं क्योंकि अपना कंट्रोल है। ये लोग का कंट्रोल ही नहीं है, बिल्कुल उल्टा अपना है। ये लोग ने अपने से सीखना चाहिए कंट्रोल। मैं हफ्ते में 2 ही बार पीता हूँ और 1-1.5 क्वार्टर ही पीता हूँ। तो ये लोग क्या है, सवेरे बैठा 1 क्वार्टर हो गया, 2 क्वार्टर हो गया, 4 क्वार्टर हो गया, बेहोश गिर गया, रास्ते में कोई उठा के लेके गया, अस्पताल गया, बीवी छोड़ के गई। ये क्या है? मेरा तो ऐसा नहीं है। ये लोग से नहीं सीखने को मिलेगा कंट्रोल, मुझे लगा। और मुझे बहाना चाहिए था, वो मिल गया। एक मेंबर से खटक गया मेरा और मैं वहां से बाहर निकला, पीने लगा। मेरी शराब हफ्ते में 2 बार से फिर एक दिन छोड़ के एक बार ऐसे होने लगी। मतलब हफ्ते में 3-4 बार होने लगी, कभी 3 बार कभी 4 बार हफ्ते में होने लगी मेरी शराब। बाय द टाइम मैं 2009 में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। मैं 2009 में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में फिर से इसलिए आया सिर्फ कि मुझे जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। मुझे आना नहीं था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। मेरे मन से ये निकल गया था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कुछ जवाब मिलेगा करके। मैं फिर से इसलिए आया कि मुझे ये मालूम था यहाँ पर शराब रुकती है। तो मैं ये सोच के आया कि चलो यहाँ पर जाएंगे, शराब रुकेगी, कुछ दिन शांति से सोचेंगे कि क्या लफड़ा जिंदगी में हो रहा है और फिर से अपनी जिंदगी अब जिएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मतलब क्या, मैं 2009 में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। फिर भी मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आते वक्त कंट्रोल का भूत लेके ही आया था। मैं घुटने टेक लिए, मैंने ये वगैरह फलाना टिकना, मेरे बारे में कुछ नहीं हुआ था। और मैं बहुत सारे मेरे स्पॉन्सर्स से बात करता हूँ जो मुझसे स्पॉन्सरशिप के बारे में मिलते हैं, तभी बोलते तो है वो कि मैंने घुटने टेक लिया है, शराब के सामने मैंने हार मान ली है। ये क्यों होता है? ये जब भी मैं आज सोचता हूँ तो ये होता इसलिए कि मैं आके रोज सुनता हूँ ए में कि मैंने शराब के सामने हार मान ली है, मैंने शराब के सामने घुटने टेक लिए है। फर्स्ट स्टेप मैं सुनता हूँ कि शराब के सामने हम शक्तिहीन हैं। तो ये सब सुन के मैं भी पोपट जैसा बोलने लगा। और मेरे जैसे कुछ मेंबर्स है, मैं सारे हैं नहीं बोलूँगा, कुछ मेंबर्स है जिनके साथ मेरी बात होती है और ये बात करते करते मेरे अनुभव बोलते बोलते उनके ध्यान में आता है, अरे हाँ रे, मैं भी ये सुन के ही बोल रहा हूँ। मैंने देखा कहाँ है कि शराब के सामने मैं सचमुच शक्तिहीन हूँ क्या? मतलब कंट्रोल नहीं है क्या सचमुच? कि मुझे लगता है टाइम बीइंग
टेम्पररी मेरा कंट्रोल निकल गया है वो मिल सकता है वापस। अगर ये मेरे दिमाग में है कि मेरा कंट्रोल टेम्पररी निकल गया है और मिल सकता है, या कंट्रोल करने की नक्की आइडिया मेरे पास नहीं है, वो सीखनी चाहिए। मेरे पास आइडिया नहीं है, कंट्रोल हो सकता है पर मेरे पास आइडिया नहीं है, वो आइडिया मिल जाए तो मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। अगर ये दिमाग में कहीं कोने में छुपा हुआ है तो ये लिखा हुआ है मेरे माथे पर कि आज नहीं कल मैं फिर से पीने वाला हूं। इसके लिए शराब के सामने हार मानना, समर्पण करना मतलब क्या, ये समझना चाहिए। इसलिए संयम नहीं है, संयमित जीवन मेरे नसीब में नहीं है। और मेरे जैसे जो कोई खुद को शराबी समझते हैं, अलग हो सकते हैं कोई, मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने लिए और मेरे जैसे जो लोग हैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि मेरे लिए संयमित जीवन है ही नहीं। कंट्रोल ये मेरे लिए एक छलावा है कि मुझे लगता है मैं कंट्रोल करता हूं, पर कंट्रोल करने के लिए या तो मैं मेरे रिलेशनशिप खराब करता हूं, कंट्रोल करने के लिए या तो मैं दूसरे का नुकसान करता हूं, कंट्रोल करने के लिए मैं खुद का तो नुकसान करता ही हूं। इसलिए कहीं भी मुझे ऐसा लगता है कि शराब छोड़ के बहुत चीजों में मेरा कंट्रोल है, तो कंट्रोल नहीं है, मैं अपनी चलाता हूं, इसको कंट्रोल नहीं बोलते हैं। तो ये मेरे ध्यान में आ गया है। तो ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि मैं शराब को कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये मानना जरूरी है, सिर्फ समझना नहीं। मेरा ईगो मुझे ये मानने ही नहीं देता है कि मैं शराब को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं झगड़ा करता हूं, मेरे जैसा तो मरने तक झगड़ा करेगा खुद से कि नहीं नहीं आज कंट्रोल होगा, कल कंट्रोल होगा। मैं वही सेम बहाने मैंने किए हैं कि लास्ट में बियर पिएंगे और ख़त्म करेंगे। फलाना तारीख को मेरा प्रॉपर डे आएगा, इसलिए फलाना तारीख को लास्ट की पिएंगे और फिर बंद करेंगे। मैंने वोडका पीनी है तो एक बार वोडका पीऊंगा फिर बंद करूंगा। मैंने सिर्फ पिक्चर देखते हुए शराब नहीं पी है तो मैं कैसे भी शराब को छुपा के लेके जाऊंगा, पिक्चर देखते हुए शराब पीऊंगा और कल से बंद करूंगा। मैंने बहुत सारे नाटक किए हैं कि कल से बंद करने के लिए क्या क्या मुझे करना बाकी है, पर ये एक्चुअली अगर लाखों मेरे बहाने मैंने सेटिस्फाई किए फिर भी 1 लाख के बाद एक और मुझे बहाना मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि कहीं दिमाग में मेरे ये आइडिया है कि कंट्रोल शराब को कर सकते हैं, सिर्फ आइडिया मिलना चाहिए। और इसलिए मैंने शुरुआत शेयरिंग की मेरे जो की कि जो मैं 10 चीजें अपनी मन से करता हूं और उसमें से एक आध दो हो जाती है, और जो एक आध दो चीजें हो जाती है ना वो मुझे बताती है कि तू कर सकता है। ये देख, ये तूने दोनों चीजें की ना, तेरे अपने दिल से ही की ना, अपनी इच्छा से ही की ना, तो ऐसे क्यों सोचता है कि तेरी इच्छा चलती नहीं है? क्यों इसकी इच्छा, उसकी इच्छा, ऊपर वाले की इच्छा क्यों चाहिए? करना तू कर सकता है। ये मेरा ईगो मुझे वो 2 चीजें जो हो गई, मैंने अपने मन से की और हो गई, उसके तरफ उंगली दिखा के मेरा दिल मुझे कहता है हो सकता है। और ये जब तक मेरे बारे में होता है तब तक मैं ये धोखे में ही हूं कि मैं वापस शराब पी सकता हूं। अभी एक भाई ने शेयर किया कि आज का मैं सेफ हूं पर कल का मैं बोल नहीं सकता। नहीं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्लियरली कहती है कि अगर मेरा सरेंडर आज है वही कल रहेगा, और हमेशा वन डे एट ए टाइम में ये सरेंडर रख पाया तो ये जिंदगी भर की गारंटी है कि मैं शराब से दूर रह सकता हूं। अपने को फाउंडर को ये सवाल पूछा गया था कि क्या आप गारंटी देते हो कि जिंदगी भर आप शराब से दूर रहोगे? को फाउंडर ने बहुत सही जवाब दिया था कि आज मैं शराब के सामने मैंने सरेंडर किया है, तो ये मेरी मानसिकता अगर जिंदगी भर रही तो यस, मैं गारंटी देता हूं मैं जिंदगी भर शराब से दूर रहूंगा। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यही है कि अ डेली रिप्रीव, एक दिन का छुटकारा किसके ऊपर निर्भर है? मेरी आध्यात्मिक स्थिति को बरकरार रखने पे ये निर्भर है। तो आध्यात्मिक स्थिति शराब के बारे में क्या है? सरेंडर, ये आध्यात्मिक स्थिति है। आध्यात्मिक मतलब हमेशा उच्च शक्ति से जुड़ा हुआ ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक का मतलब मैं अपनी औकात को, अपनी हैसियत को समझ के उसके दायरे में रहता हूं, ये भी आध्यात्मिक है। और फिर उच्च शक्ति के इच्छा से मैं अपना जिंदगी जीता हूं तो मेरा आध्यात्मिक जीवन पूरा हो जाता है। तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत सरेंडर से होती है कि मैं अपनी नहीं चलाऊंगा, मैं
ह्यूमिलिटी यानी कि नम्रता जो है वो सीखूंगा। नम्रता आती नहीं है, वो सीखनी पड़ती है। और ये शराब के बारे में नम्रता का जो अर्थ है वो ये है कि मैं शराब को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसको जानना, समझना और मानना, स्वीकार करना, ये इतने स्टेप्स है उसके। सिर्फ जानने से होने वाला नहीं है, सिर्फ मानने से होने वाला नहीं है, स्वीकार करने से होने वाला है। तो स्वीकार करने से होने के लिए क्या करना है? एक बात तो शराब के बारे में मैंने समझ ली कि संयमित रूप से मैं पी नहीं सकता। मुझे शराब रोकी रखनी है, बंद रखनी है। तो बंद रखने के लिए मुझे ये मानना है कि मैं शराब के पास जाता हूं तो जैसे चींटी गुड़ को चिपक जाती है, या वो एक वो जानवर आता है उसको लीच कहते हैं शायद, वो अपना खून चूसने के लिए जानवर से चिपक जाता है, तो खींच के पूरा चमड़ी को फाड़ के निकालना पड़ेगा तो निकलेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं। ऐसे मैं शराब को चिपक जाता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं। ये मैंने समझना चाहिए और तभी मेरा सरेंडर पूरा हो जाएगा। सिर्फ मेरी जो माली हालत है, मेरे पैसे की हालत है, मेरे रिलेशनशिप की हालत है, वो देख के, वो जान के मेरा सरेंडर पूरा नहीं होगा। क्योंकि पैसे की हालत जैसे ही मैं शराब बंद करता हूँ, कुछ दिनों में सुधरनी शुरू हो जाती है। पूरी तरह से ठीक हो जाएगी इसकी गारंटी नहीं है, पर सुधरना शुरू हो जाती है। जैसे ही शराब रुकती है, मेरी पैसे की हालत सुधरना शुरू हो जाती है। शायद रिलेशनशिप्स भी जैसे शराब रुकती है सुधरना शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं मेरे बिगड़े हुए रिलेशनशिप्स को, मेरे पैसे की हालत को देख के मेरी शराब की हालत को समझने की कोशिश करूंगा, तो जैसे ही ये दोनों हालत सुधरने लगेगी, पैसे की और रिलेशनशिप की, मैं वापस शराब के पास चला जाऊंगा। तो मुझे शराब की हालत सिर्फ शराब पीने के मेरे अनुभव से देखनी है ना। मैं शेयरिंग करते वक्त बहुत बार बोलता हूं कि मैं, जैसे मेरे शेयरिंग में अभी मैंने बोला कि मेरा सफर पेग सिस्टम से क्वार्टर सिस्टम, नॉन एसी से एसी से नॉन एसी चला गया। तो ये किससे मिलता जुलता है? तो मेरे पैसे की हालत से। अगर मेरे पास करोड़ों रुपए ऐसे ही पड़े रहते या मेरे घर वालों के पास रहते और वो लोग देते रहते, तो मैं जिंदगी भर पेग सिस्टम एसी में पीते रहता और पी पी के मर जाता। मेरे पैसे खत्म हो गए करके मैं नॉन एसी में गया, क्वार्टर सिस्टम में गया। तो अगर इसको देख के मैं मेरे शराब से जो मेरी शक्तिहीनता देखने की कोशिश करूंगा, तो कल शराब बंद करने के बाद मेरे पास वैसे वापस पैसे आने वाले हैं कि मैं वापस पेग सिस्टम में एसी बार में पी पाऊंगा और मैं जाऊंगा। क्योंकि मेरे दिमाग में मैंने पकड़ लिया है कि मेरी हालत ऐसी हुई ना, मैं रोड पे आ गया ना करके शराब ने मेरी वाट लगाई। नहीं, नहीं, ऐसे मैं शराब की शक्तिहीनता को पहचानूंगा तो मैं कल पीने वाला हूं। मैं इसलिए शराबी हूं क्योंकि मेरी बीवी मुझे छोड़ के मेरी गई नहीं, जाने वाली थी, गई नहीं। अब मेरी बच्ची की वजह से, मेरी बच्ची की जिंदगी का सोच के वो गई नहीं। तो मेरी बीवी अगर छोड़ के गई, मैं सोचूंगा वो छोड़ के गई इसलिए मैं शराबी हूं। तो शराब बंद होने के बाद शायद वो वापस आएगी तो मैं वापस सोचूंगा कि अभी बीवी को जाने से रोकने का क्या आइडिया है कि मैं पी सकूंगा और मैं पीऊंगा। तो एग्जैक्टली मेरे सरेंडर के लिए, मेरी समर्पण के लिए शराब के सामने क्या देखना है मैंने, कि मैं शराब को ना नहीं बोल सकता। मेरी हालत जो मैंने शेयर की लास्ट में, मैं पहले दोस्तों से मिलने जाता था, मैं पहले फलाना रेस्टोरेंट में फलाना डिश बहुत टेस्टी अच्छा चीज मिलता है इसलिए मैं जाता था। मैं पहले दोस्तों के साथ जो बातचीत, टाइम पास होता था, वो एंजॉयमेंट के लिए जाता था। बाद में मैं सिर्फ शराब के लिए जाने लगा। तो ये शराब के सामने शक्तिहीनता है। मैं शराब के लिए जब भी जाने लगा, मैं शराब के लिए जब भी दोस्तों को इकट्ठा करने लगा, मैं शराब के लिए कोई भी चलेगा ऐसे लोगों के साथ पीने लगा, वो शक्तिहीनता है। ये सब मैं शराब के लिए करने लगा। तो शराब को मैं ना नहीं बोल सकता। ये अगर मैं मेरे अनुभव से पहचानूं कि मैं शराब को ना नहीं बोल सकता। मैं बाद में भी, जब भी मेरी शराब रुक गई, तभी भी मैं दोस्तों के साथ बार में जाने की मेरा दिल करता था। क्यों? उधर शराब है, पीने नहीं मिलेगी पर शराब है। एक अनुभव शेयर करता हूं। मेरा एक काम चालू था, वहां पर एक शराबी धुत एकदम बैठा था फुटपाथ पे। अचानक उठ के आया, मुझे बोला कि आप इधर ही है क्या? आपका काम चालू है ना, ये साइट पे आपका काम चालू है, ये आपके वर्कर है क्या? मैं बोला हाँ।
आप इधर रहेंगे क्या? मैं बोला हाँ आज पूरा दिन रहूंगा। तो बोला मुझे 10 रुपया देना ना, मैं शाम तक आपको वापस लौटा दूंगा। मैंने उसको दे दिया। वो सामने ही देसी का अड्डा था, वहां पर गया और शराब पिया। मैंने उसको क्यों दिया, ये एक उसके ही चाली में रहने वाले एक ने मुझे सवाल पूछा, रहे वो पी के धुते, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुमने 10 रुपया दिया, वो पिएगा और तुम्हारा 10 रुपया वैसे भी वापस मिलने वाली नहीं। मैं बोला हाँ मालूम है ना, तो फिर क्यों दिया? मैं फट से जवाब दिया, आप सोचा भी नहीं कि अरे मैं नहीं पी सकता, उसको तो पीने दे। ये शराब के प्रति मेरा पागल प्यार है कि मैं नहीं पी सकता, उसको तो पीने दे। तो ये अनुभव, ऐसे अनुभव मैंने मेरे याद करके लिखने हैं। ऐसे अनुभव मेरे याद करके अगर मैं लिखूंगा तो ये रजिस्टर हो जाएगा मेरे मन में कि शराब के सामने मेरी चलेगी नहीं, क्योंकि शराब ने मुझे बिगर पैसे का खरीद लिया है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, एलर्जी, ये अगर मुद्दा लेके मैं खुद को शराबी है पहचानता हूं, तो पहचानने के लिए एकदम सही बात है कि एलर्जी है। एक बार घुट पेट में गया तो मैं एक पैक पी के उठ नहीं सकता, 2 पैक पी के उठ नहीं सकता। मुझे जो मेरा कल लास्ट पिया हुआ है उससे उतना या उससे ज्यादा पीना ही पड़ता है एलर्जी की वजह से। ये सही है, पर रिकवरी में क्या होता है? रिकवरी में ये होता है कि मेरी शराब रुक जाती है। रुक जाती है तो एलर्जी खत्म, क्योंकि एक घुट पेट में नहीं गया तो एलर्जी का सवाल ही नहीं है। तो एलर्जी खत्म। फिर ये दिमाग में मैं जानकारी और एहसास कैसे रखूं कि मैं शराबी हूं, क्योंकि एलर्जी तो रुक गई। वापस शराब कीड़ा करने लगेगा तो मैं वापस सोचूंगा कि बाबा जाऊंगा पीऊंगा, ये बार एलर्जी को कैसे कंट्रोल करना है देखूंगा। पर अगर मैं ये देखूंगा कि यार मैं शराब को ना ही नहीं बोल सकता, तो ऐसे मेरी दिमागी हालत में मैंने पीनी है क्या, तो दिमाग बोलेगा नहीं, नहीं पीनी है। और अगर तू कंट्रोल नहीं कर सकता है तो उच्च शक्ति के सामने जा, हाथ फैला, गिड़गिड़ा कि मुझे नहीं पीना है, ये तो समझ में आया है। अभी ये सबसे बड़ी बात है। एक बार मुझे पता चल गया कि मैं शराबी हूं और फर्स्ट स्टेप मैंने ले लिया और मैंने ये मान लिया कि शराब के सामने मैं शक्तिहीन हूं, तो हो गया काम। शराब रुक गई, वापस पीने की जरूरत नहीं है। 100% नहीं। इधर वापस मैं एक बार विकेट खोने के लिए मेरे तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैं शराब को छोड़ नहीं सकता। तो मेरी शराब छुड़वाएगा कौन? मेरा ये पागल प्यार मेरे से निकालेगा कौन? तो मेरी उच्च शक्ति। तो इसलिए मैंने सरेंडर करके ये एहसास करके लेना है, समर्पण, शराब के सामने समर्पण करके ये एहसास करके लेना है कि शराब का मैं गुलाम बन चुका हूं। मैं शराब को ना नहीं बोल सकता, इसलिए शराब से दूर रहना ही मेरे लिए बेहतर है। और ये शराब से दूर रखेगा कौन मुझे? मेरी उच्च शक्ति। अगर मैं खुद को शराब से दूर रख सकता तो फिर ये झमेला 12 स्टेप्स वगैरह ये का जरूरत क्या है? ये जरूरत ए का और 12 स्टेप्स का इसलिए है कि मैंने एहसास खुद को करा के भी कि मैं शराबी हूं, मैं शराब से दूर नहीं रह सकता। मुझे सिर्फ मेरी उच्च शक्ति शराब से दूर रख सकती है, इसलिए आगे का प्रोग्राम है। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ मैं समझ गया कि मैं शराबी हूं, मैंने मान लिया, शराब ने मेरी वाट लगा दी है। इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। बहुत लोगों को ये गलत फहमी है, मेरे कुछ स्पॉन्सीज को है, इसलिए मैं बहुत लोगों को बोलता हूं, और कुछ स्पॉन्सीज है मेरे बहुत बोलने जितने, तो उनको गलत फहमी है कि फर्स्ट स्टेप ले लिया मतलब बस शराब से मैं दूर हो गया। नहीं, फर्स्ट स्टेप मुझे सिर्फ उतना टाइम तक दूर रख सकती है कि मैं भगवान के पास जाके भगवान को, मतलब मैं भगवान मानता हूं, इसलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती नहीं है कि भगवान मानो या मत मानो, उच्च शक्ति तुम्हारी तुम तय करो। मैं भगवान को मानता हूं, इसलिए भगवान मेरी उच्च शक्ति है। ये पूरे शेयरिंग के लिए ध्यान में रखना, नहीं तो मैं कोई धर्म का या इसका पुरस्कार नहीं कर रहा हूं। तो मुझे ये फर्स्ट स्टेप इतना टाइम तक ही शराब से दूर रखती है जितना टाइम में मेरे भगवान के पास जाऊं, भगवान को प्रार्थना करूं कि भगवान भैया मेरे को इससे दूर रखो यार, ये मरवाएगी मुझे, और मेरे भगवान मुझे इससे दूर रखेंगे। ये शुरुआती दिनों में यही करना पड़ता है। जब तक मैं आगे की स्टेप्स लेता नहीं हूं तब तक यही करना पड़ता है कि मैं भागूं, भगवान के पास खड़ा रहूं कि भाई निकालो। अनुभव शेयर करता हूं। जब भी मुझे पता चलने लगा कि शराब ने मेरी वाट लगा दी है और मैं शराब को ना नहीं बोल सकता, कहीं भी जाऊं और ये सोच के जाऊं कि नहीं पीना है, बस खत्म, बात खत्म, नहीं पीना है,
और मैं जाऊं पहले खा लूंगा, क्योंकि मैंने जैसे बोला ए का थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम पहले से मालूम था, तो मैंने वो हिसाब से भी मेरी शराब के ऊपर कंट्रोल करना कोशिश किया कि मैं ना बोल दूंगा शराब को, मैं जाके पटापट कुछ खा लूंगा और टेंशन फ्री। मैंने गया, ना बोल दिया, खाने को शुरू किया। जिसका घर का प्रोग्राम था उसका भाई आया, वो बोला यार ले थोड़ी बियर तो ले, मैं ना बोला। फिर उसकी बीवी आई कि अरे आप तो लेते हैं ना, आपके हाथ में आज गिलास नहीं, भैया जी क्या हो गया? मैं बोला नहीं नहीं आज ये है वो है, फलाना व्रत है, ऐसा है वैसा है। थोड़ी देर के बाद उसके डैडी आए, बोलते ए मेरे साथ एक पैक पीना ही पड़ेगा। तो डैडी की तो इज्जत करनी थी ना भाई, तो डैडी की इज्जत करने के लिए मैंने शुरू कर दी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की। नहीं तो मैं क्या किया, जो फायदा हो गया वो शेयर करता हूं। जब भी मुझे पता चला कि शराब कंट्रोल नहीं कर सकता मैं, और एक दिन मीटिंग करते करते एक मेंबर का कुछ मेरा खटक गया, और नया मुझे 1-2 महीने भी नहीं हुए थे फिर से ये में, और मैं बोला यार बस हो गया ये का नाटक वाटक, घर पे बीवी भी नहीं समझ के ले रही है। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि जैसे ही मेरी शराब रुक जाएगी बीवी एकदम मुझसे वापस पहले जैसा प्यार करने लगेगी और सब। नहीं, ऐसा होता नहीं है ना, ये मुझे मालूम नहीं था। तो बीवी से खटक रहा था, ए में एक से खटक गया। मैं बोला नहीं यार नहीं चाहिए। जैसे ही ये मन में आया ये नहीं चाहिए, तो मेरे मन में ये सिग्नल चालू हो गया कि भाई तू वापस शराब की तरफ भाग रहा है, कुछ कर। और मैंने हाथ जोड़े सीधा, और भगवान को मैंने प्रे किया कि भैया मैं अभी वापस लफड़ा करने वाला हूं, बचा ले, कुछ तो कर बचा ले। और उतने में एक ए मेंबर का फोन आया, बोला यार मेरी बाइक खराब है, मैं ऑफिस कैसे तो जाके आया, पर मीटिंग के लिए वापस मुझे चल के जाना पड़ेगा, तेरे साथ आऊं क्या, लेके जाएगा क्या मीटिंग? उसको मीटिंग की जरूरत है, वो पिएगा तो उसकी वाट लगेगी। तो ये मेरे में बड़प्पन वाला आदमी जाग गया, और मैं बोला चलो इसको मीटिंग आज लेके जाते, कल से मीटिंग नहीं जाते। और उस दिन मैं बच गया। मीटिंग पहुंचने के बाद ध्यान में आया कि साले तू इसको लेके आया इसकी शराब से दूर रखने के लिए, तुझे जरूरत नहीं है क्या? और जब ये ध्यान में आया तभी बोला अरे ये तो अपने साथ चमत्कार हो गया, प्रे किया बच गए। और ऐसे बहुत सारे अनुभव है मेरे पास, बहुत सारे। कभी कभी मुझे ही एहसास हो गया, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी, प्रे किया और मुझे ही एहसास हो गया। कभी कभी कोई आया अचानक से, कभी कभी अचानक से ऐसे हो गया। एक दिन मैं नया नया था, जब भी वैसे ही मतलब शराब पीने का नहीं पीने का, घर पे झगड़ा हो गया, मुझे मालूम नहीं, मैं सिर्फ प्रे किया और मैं बोला सही रास्ता चाहिए मुझे, सही रास्ता दिखा। और मैं बीवी को मन ही मन में गाली देते देते देते, इसको ऐसा देखूंगा वैसा देखूंगा, इसको देखना चाहिए, मैं जो था वही ठीक था, सोच के मैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद देखा तो अरे मैं तो मीटिंग के गेट पे आ गया। और मैं मीटिंग के गेट पे आया और हंसने लगा। मैं बोला अरे हम मीटिंग के गेट पे आ गए। तो मैं बीवी को फोन किया और मैं बोला मैं शराब पीऊंगा नहीं, तुझे मैं बोल के निकला मैं पीने जा रहा हूं, पर मैं पीऊंगा नहीं, पर तुझे देख लूंगा। बीवी बोला देख ले भाई, जो करना है कर ले। और मैंने फोन कट किया, मैं मीटिंग गया। तो मैं हेल्प मांगता हूं तो हेल्प अलग अलग ढंग से मिलती है। तो मुझे शराब के सामने घुटने टेकने हैं और मेरी इच्छा को, जीवन को, मेरे उच्च शक्ति को समर्पित करना है, तभी मैं बचता हूं। पर इससे काम होता है क्या? नहीं। सिर्फ कोई मुझे शराब पीने के लिए पूछेगा या सिर्फ मेरे मन में शराब के बारे में आएगा और मैं पीने जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। मेरे बहुत सारे दोष है जो ये वजह बनते हैं कि मैं शराब, जो मेरी भावनिक स्थिति जो है, ये मेरी भावनिक स्थिति को खराब करते हैं। और मेरी भावनिक स्थिति खराब होती है तो मुझे पहले एहसास किस चीज का आता है? शराब का। तो मेरी भावनिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए, मेरी भावनिक स्थिति को अच्छा रखने के लिए मुझे इन दोषों पे काम करना है। ये मेरे ध्यान में आया। ये दोष है जो मुझे शराब की तरफ ढकेलते हैं। इसमें सबसे बड़ा दोष है मेरा अहंकार, जो मुझे 2000 साल से 2009 साल तक, ये 9 साल बताते रहा कि तू कंट्रोल कर सकता है। यार क्या है फालतूगिरी, ए में फालतू जिनका कुछ होता नहीं है वो जाते हैं, तू क्या ए में जाने जितना फालतू है क्या? ये मेरा ईगो मुझे बताते रहा, जिसकी वजह से 9 साल में मार खाते रहा। इतना ईगो भयानक है। तो सबसे पहले काम करना था ईगो पे, फिर काम करना था मेरे डर पे, फिर काम करना था मेरे बाकी जो दोष है, जो मुझे शराब के पास। छाती में दर्द होने लगा, ऐसे लगा अभी हार्ट अटैक आएगा तो जी मचल गया, अभी क्या करूं मैं मर जाऊंगा, ऐसे तो लगता है अभी 15-20 मिनट में मर ही जाऊंगा मैं। और फिर ऐसे वक्त मुझे बचाएगी कौन?
ऐसे वक्त मुझे बचाएगी शराब। पी जाऊंगा तो मन कहता है अरे मरने गया, तेल बेचने गया, मरा तो मरा, देख लेंगे। तो ये स्ट्रेंथ मुझे शराब देती है, पर मुझे चाहिए नहीं ये स्ट्रेंथ, क्योंकि शराब मुझे स्ट्रेंथ टेम्पररी देती है और परमानेंटली मेरी जान ले लेती है। तो ये टेम्पररी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, परमानेंट स्ट्रेंथ चाहिए। तो परमानेंट स्ट्रेंथ के लिए क्या करना है, मुझे मेरे दोष निकालने हैं। पर फिर से वही लफड़ा है कि जिस तरह से मैं मेरे शराब को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसी तरह से मैं मेरे दोषों को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं मेरे गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत मेंबर शेयर करते हो, मैं नया था जब भी सुनता था कि सकारात्मक राग, मराठी में बोल रहा हूँ, तो सकारात्मक गुस्सा क्या होता है मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी उसका अनुभव लिया नहीं है। जो चीज नकारात्मक है उसका सकारात्मक स्वरूप हो ही नहीं सकता। मैं नाटक कर सकता हूं, मैं कभी कभी नाटक करता हूं। अभी कल मेरी बीवी ने और बच्ची ने कहीं पिज्जा खाया और मुझे फोन किया, हम लोग पिज्जा खा रहे हैं, और मैं बोला यार मैं डाइट कर रहा हूँ, मेरा वजन बढ़ते जा रहा है, और आप लोग मुझे फोन करके बोल रहे हो यार पिज्जा खा रहे हो, क्यों करते हो ऐसा यार तुम लोग, रखो फोन। और मैंने रखा, वो नाटक कर रहा था। मेरा बच्ची ने ताबड़तोब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज बोला, तू सॉलिड हिंदी पिक्चर स्टाइल एक्टिंग मारता है रे, पर जमती नहीं है तेरे को। और हमने स्माइलीज भेजा एक दूसरे को, खत्म हो गया। तो ये मैं गुस्सा होने का नाटक कर सकता हूं, पर मैं गुस्सा हो गया तो उनको चैन से पिज्जा खाने नहीं दूंगा, उनको वैसे पैसे उड़ा रहे उसके लिए तकलीफ दूंगा। मैं 2-4 दिन बीवी को इतना तकलीफ दूंगा कि बीवी सोचेगी कहाँ मैं मरने के लिए वहां पिज्जा खाने गई और क्यों इसको बोला। तो ये गुस्सा कराता है मेरे से। तो गुस्से पे मेरा कंट्रोल नहीं है, डर के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, पहले चीज मैं जो 4th स्टेप लेता हूं उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूं कि एग्जैक्टली गुस्सा मुझे क्यों आता है, एग्जैक्टली गुस्सा कैसे आता है, क्या कौन सी चीजें हैं जो मेरा गुस्सा ट्रिगर करती है, कौन सी चीजें हैं जो मेरा डर ट्रिगर करती है यानी कि शुरू करके देती है। जैसे गन का ट्रिगर रहता है ना, और ट्रिगर दबाते हैं और फिर वो खटका पड़ता है और वो गोली, बारूद फट के गोली निकलती है नली से, वैसे वो जो दबाते हैं ट्रिगर, वैसे कौन सी घटनाएं, कौन सी चीजें ये मेरा डर, ये मेरा गुस्सा, ये मेरा अहंकार ट्रिगर करती है। तो ये ट्रिगर्स ढूंढने के लिए मैं 4th स्टेप लेता हूँ, ये जानने के लिए कि मेरे दोष ट्रिगर कैसे होते हैं। और ये एक बार जान लिया तो मुझे पता चल गया कि मेरे दोष कौन कौन से हैं और ये कैसे ट्रिगर होते हैं। तो फिर मैं इसके ऊपर काम करके ये दोष निकालता हूँ। नहीं होता है। मैंने कोशिश करी है, मैंने ए में आने के बाद कोशिश करी है अपने आप से गुस्सा निकालने की, अपने आप से अहंकार पे काम करने की, अपने आप से डर से निकलने की। नहीं होता है। मैं आजकल किस चीज पे गारंटी देता हूं, क्योंकि मैंने ये अनुभव लिया है कि जो चीजें मुझे डराती थी उसके ऊपर तो मैंने काम करना शुरू किया, नहीं ऐसे नहीं, मैं आज भी शुरू करता हूं काम करना खुद की तरफ से, पर मैं ढूंढ के निकालता हूं कि कौन सी चीजें मुझे डराती है और फिर वो चीजें करते वक्त जो मैं गलतियां करता हूं वो गलतियां सिर्फ सुधारता हूं। उसकी वजह से डर पूरी तरह से निकलता है क्या? नहीं। जब भी मैं गलतियां सुधारता हूं और जो मेरी गलतियों की वजह से हो रहा है उसके ऊपर मैं काम करता हूं, बाद में मैं सीधी तरह से मेरे भगवान को हाथ जोड़ता हूं और बोलता हूं मैंने तो ये कर लिया, अभी ये डर से मुझे निकाल, और मेरा डर निकल जाता है। ये मैंने अनुभव किया है। मैं डर के बारे में शेयर करूं या गुस्से के बारे में शेयर करूं तो ज़्यादा तफसील से मैं शेयर कर सकता हूं कि एग्जैक्टली कैसे ये करता हूं मैं। पर मैं पहले करता था, मैं नया नया ए में था और स्टेप्स ले रहा था, जब भी मैं शेयर करता था कि कैसे मैं डर के ऊपर काम करता हूं, कैसे मैं गुस्से के ऊपर काम करता हूं। नहीं आज तक ओल्ड टाइमर्स भी शेयर करते हैं कि कैसे वो गुस्से के ऊपर काम करते हैं। नहीं, ये अपना ए का प्रोग्राम है ही नहीं। मैं अपने गुस्से के ऊपर काम कर पाता तो क्या जरूरत है 4th स्टेप, 5th स्टेप, 6th स्टेप, 7th स्टेप की? क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। क्यों मैं मेरे भगवान से कहूं कि मेरे दोष है वो निकाल दे, हाथ जोड़ के पैर पड़ के क्यों बोलूं, अगर मैं मेरे दोष निकाल सकता हूं खुद? तो यहां मैं वापस लफड़ा करता हूं, मैं अपने दोष निकालने की कोशिश करता हूं, खुद को ये भ्रम में रखता हूं कि दोष निकल गए हैं, और वो दोष वापस जोरों शोरों से उभर के आते हैं, मुझे वापस भावनिक स्थिति मेरी खराब कर देते हैं, और ये खराब भावनिक स्थिति मुझे शराब के पास ढकेल सकती है। तो इसलिए मैंने क्या करना है, मैंने अपने दोषों को पहचानना है, उनके सामने घुटने टेकने हैं कि भाई मैं अहंकारी हूं, मुझे इससे निकलना है बस।
मैं गुस्सा होता हूँ, बिला वजह गुस्सा होता हूँ, अहंकार की वजह से होता हूँ, डर की वजह से होता हूँ। मैं गुस्सा जो जो चीज़ों की वजह से होता हूँ वो ढूंढ के निकालता हूँ और फिर अपनी गलतियों पे काम करना शुरू करता हूँ। और गलतियों पे काम करते करते मैं भगवान को बोलता हूँ कि मेरे दोष निकाल प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ, निकाल, मेरे से नहीं होता है। और मुझे मेरे दोष निकलते दिखते हैं। ये प्रमाण कम ज़्यादा होते रहता है क्योंकि पूरी तरह से इस पे काम होता नहीं है। इसकी वजह एक ही है कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में लोग आते जाते रहते हैं, लोग भी दोषी रहते हैं, उनमें भी दोष रहते हैं। वे शराबी या कोई भी और नशे के आदी नहीं रहेंगे, पर दोष तो रहते हैं। तो उनके दोष है, वो दोष मुझे तकलीफ देते हैं। चीज़ें मेरे ज़िंदगी में होती रहती है जो मुझे तकलीफ देती है, और मैं जो दोषों पे भगवान की मदद से काम कर रहा हूँ, वो वापस से थोड़ा काम किया हुआ भी पूरा खराब हो जाता है और फिर से मुझे शुरुआत से काम करना पड़ता है। तो ये साइकिल चलते रहता है, ये चलते रहने वाला है। इसलिए ही बिल डब्ल्यू कहते हैं कि हम साधु नहीं है, हम संत नहीं है, पर वो रास्ते पे हमें चलते रहना चाहिए। उसका मतलब ही ये है, उसका मतलब ही ये, अपना प्रोग्राम अगर 100% हमें जमेगा, अगर जो कोई स्टेप्स कर रहा है या स्टेप्स ले चुका है वो ये समझ सकता है कि अगर ये प्रोग्राम 100% मुझे पॉसिबल हो जाएगा, मैं साधु बन जाऊंगा। 100% मैं साधु बन जाऊंगा। पर 100% प्रोग्राम जमता नहीं है। इसकी वजह ही है कि 10 स्टेप है। 10वीं स्टेप क्यों है? क्योंकि बिल डब्ल्यू ने प्रोग्राम बनाते वक्त ही उनके ध्यान में आया ये 100% जमने वाला नहीं है भाई। फिर ये प्रोग्राम ऐसे क्यों बनाया है? क्योंकि अगर 50% वाला प्रोग्राम बनाएंगे तो बेवड़ा उसमें 10% ही करेगा, तो 50% का 10% मतलब 5% हो गया। तो 100% वाला प्रोग्राम ही बेवड़े को दे दे मेरे जैसे, तो मैं कम से कम 40-50% कोशिश करूंगा और शराब से बचे रहूंगा। मेरे जैसा बेवड़ा 100% कोशिश कर नहीं पाता, उसकी दोषों की वजह से करना नहीं चाहता। ये भाग है। 6 स्टेप का अगर इंडेक्स देखा है किसी ने, 6 स्टेप जो 12x12 अपना बुक है उसमें इंडेक्स है, शुरुआत पेज में कौन से पेज पे कौन सी स्टेप है बताने वाला जो इंडेक्स, अनुक्रमणिका हम लोग बोलते हैं मराठी में, हिंदी में मालूम नहीं मुझे। तो उसमें 6 स्टेप में दिया है कि डिले इज डेंजरस एंड डिफायंस में बी फेटल, कि मैं आगे आगे ढकलते रहूंगा, प्रोग्राम को आगे आगे ढकेलते रहूंगा, तो ये मेरे लिए डेंजरस है, धोखा है कि मैं वापस से शराब के पास जा सकता हूं। पर मैं अगर विद्रोह कर बैठा कि नहीं करना है, चल बस हो गया यार, बहुत नाटक हो गया, प्रोग्राम स्टेप ये वो, दोषों पे काम करो, नहीं मांगता है। मेरे बीवी में भी दोष है, बच्ची में भी है, माँ बाप में भी है, दुनिया में दोष है, मेरे तो भगवान में भी दोष है यार, नहीं चाहिए, बस खत्म। इसको बोलते हैं डिफायंस, विद्रोह। मैं अगर विद्रोह करूंगा तो ये जानलेवा ही होगा। ये प्रोग्राम में 6 स्टेप का जो इंडेक्स है उसमें लिखा हुआ है कि विद्रोह जानलेवा होगा, और आगे ढकेलना ये मेरे लिए धोखा पैदा कर सकता है, धोखे में मुझे डाल सकता है। तो मुझे ना प्रोग्राम को आगे ढकेलना है, ना मुझे विद्रोह करना है। मुझे पहली बात शराब के सामने और मेरे दोषों के सामने सरेंडर करना है, और दूसरी बात मैंने समर्पण करना है अपना जीवन, अपने विचार। मुझे समझता है ऐसा भगवान, या मुझे समझती है ऐसी उच्च शक्ति को मेरा जीवन समर्पित करना है, और वो उच्च शक्ति जैसे बताएगी वैसे मुझे चलना है। उसके लिए मार्ग बताया है प्रार्थना और ध्यान, वो हर एक ने अपने हिसाब से करना है। कोई फिक्स फॉर्मूला प्रार्थना और ध्यान की नहीं है। मैं जैसे अभी शेयर करते वक्त भी बोला, मैं प्रार्थना कैसे करता हूँ मेरे भगवान से, यार कर यार, क्या करता है यार तू, इधर वाट लगी पड़ी है और तू देख रहा है यार ऊपर से, ऐसे मैं बात करता हूँ। ये मेरी प्रार्थना है भगवान से। मैं हाथ जोड़ के, जैसे मेरा धर्म कहता है उतनी गहराई से मैं नहीं करता, मेरे से नहीं होता। मैं भगवान, कहीं भी भगवान रास्ते में भी दिखेगा, यार हाय बॉस कैसा है, ये मैं पहले करता था, मुझे लगता था बाप रे पाप है। ए ने मुझे समझा दिया कि भाई तुझे भगवान कैसे दिखता है, तुझे भगवान कैसे समझता है, वैसे तू रिलेशन रख। तो ये मेरी प्रार्थना, मेरा ध्यान जो मैं मेरे हिसाब से करता हूँ। मेरे स्पॉन्सी को भी कोई पूछेगा ध्यान कैसे करना है, मैं उसको बोलता हूँ हजारों नहीं रहेंगे, पर बहुत सारे ध्यान के मार्ग है। तू कौन सा भी तुझे जो जमेगा अपना, मुझे जो जमता है वो तुझे जमेगा ऐसे नहीं। तो इसलिए ध्यान जो मुझे जमेगा, प्रार्थना जो मुझे जचेगी, रिलेशन मेरा उच्च शक्ति से जो मुझे सही लगता है, वैसे करके
वो उच्च शक्ति मुझे जैसे बोलती है अगर मैं चलूं और अपने दोषों पे खुद काम नहीं करके उसको निकालने का तरीका मालूम है, वो निकालेगा, इसके ऊपर विश्वास करूं तो मेरा जीवन सही होने वाला है और शराब से दूर रह के मैं अच्छी तरह से, खुशी से, मजे से जी पाऊंगा। प्रोग्राम मन के खिलाफ है ये शुरुआती दिनों में। बाद में अगर प्रोग्राम मन के जैसा हुआ नहीं तो फिर मैं प्रोग्राम पे रहूंगा नहीं। ये मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया, जो आज मैं अनुभव कर रहा हूं। आज बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने सुना। थैंक यू वेरी मच।